सफर सफर तेरी यादों का नूर जाएगा। सफर सफर तेरी यादों का नूर जाएगा। हमारे साथ में सूरज जरूर जाएगा। सफर सफर। मैं राहुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं साहित्य, सिनेमा और संगीत। आज के हमारे मेहमान हैं उस्ताद युगांतर सिंदूर जी, जो कि एक जाने माने सुप्रसिद्ध गजल गायक हैं और एक म्यूजिक कंपोजर भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के इस कार्यक्रम में। शुक्रिया राहुल। आपका भी स्वागत है हमारे परिवार में, हमारे घर में। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर एक बात आप हमें बताइए कि लॉकडाउन चल रहा है आजकल, तो इसमें कैसे आपका दिन व्यतीत होता है? राहुल, अब चूंकि हम लोग तो संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, तो संगीत का चिंतन जो है वो ही अपने आप में, उसमें ये वक्त भी अगर हम लोग बैठे और उसको चिंतन के तौर पर गुजारना चाहें तो मुझे लगता है वही बहुत अपने आप में कम पड़ जाता है। जी और क्योंकि ये इतना भारतीय संगीत का इतना बड़ा सागर है कि अगर इस पर हम लोग चिंतन करने की कोशिश करते हैं तो वक्त की बहुत कमी हो जाती है। ये जी जीवन जो है, पूरा जीवन जो है वो बहुत छोटा सा लगने लगता है कि जीवन तो बहुत कम है और म्यूजिक में काम बहुत बड़े बड़े करने हैं, बड़ा खोज करनी है, तो वो जीवन ही कम लगने लगता है। ये तो लॉकडाउन का छोटा सा एक वक्त है। सही है, सही है। तो सर एक स्केची तौर पे एक हमें आप बताइए कि आपकी शुरुआत कैसे हुई और जहाँ से भी हुई वहाँ से आज तक पहुँचने का जो भी सिलसिला रहा उसके बारे में आप। मुझे याद आता है कि हम 3 से 4 वर्ष के रहे होंगे, हम्म, तो उस वक्त हमारे मदर फादर कोई सिनेमा देखने गए होंगे और हमको भी साथ ले गए। तो दर्शक इतने थे कि आधी सीट्स खाली पड़ी हुई थी, आधी में लोग बैठे होंगे, जैसा पेरेंट्स बताते हैं हमारे। तो कोई गाना सिनेमा में था और वो गाने पर वो 3-4 वर्ष का जो बालक था, वो उस गाने के साथ साथ सीट पर, एक खाली सीट पर खड़ा होके वो जोरों से चिल्ला चिल्ला के उस गाने के साथ गाने लगा। अच्छा। लिहाजा तो सिनेमा हॉल में जो दर्शक बैठे हुए थे वो उसको ना देख के उस बच्चे को देखने लगे और उस बच्चे का गाना सुनने लगे। हम्म, तो जब मूवी वो खत्म हुई तो बहुत से लोग जो थे वो आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि अरे भाई, ये बच्चा तो बड़ा ज़हीन बच्चा है। और हमारे मदर फादर से कहा कि इसको तो म्यूजिक सिखाइएगा, बड़ा ज़हीन बच्चा निकलेगा। ये फादर और मदर किस्से हमको बताया करते थे। जी तो वहां से हमारी शुरुआत ये हुई और उसके बाद शायद एहसास हुआ हमारे फादर को कि बच्चा हमारा, इसके अंदर कुछ प्रतिभा है संगीत की और ये इसको संगीत सिखाया जा सकता है या संगीत सीख सकता है ये। तो शुरुआती दौर में कानपुर में उस वक्त फिर ये करते करते करीब 10-11 वर्ष की हमारी आयु हो गई थी। बहुत बड़े कानपुर में एक संगीतज्ञ थे, उस्ताद थे, जिनको हाजी उस्ताद गुलाम साबिर खां साहब कहा जाता था। उनका उस्ताद गुलाम साबिर खां साहब था, उनके सुपुर्द हमको किया गया और उन्होंने हमारी सारे गामा हमारे गले में जो है वो सबसे पहले उस्ताद जी ने ही डलवाई। साफ। एक श्री गणेश जो हमारा था वो उन्होंने किया। हम्म, दुर्भाग्यवश ये हुआ कि वो जैसे ही हमने सीखना उनसे शुरू किया, वो चंद महीनों में ही उनका स्वर्गवास हो गया। तो हमारे पेरेंट्स को किसी ने राय दी कि बहुत बड़े हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने उस्ताद उस्ताद निसार हुसैन खां साहब, जिनको भारतीय शास्त्रीय संगीत का बहुत
ज्ञाता कहा जाता है, उनसे इस बच्चे को सिखवाओ। तो वो एक सपना संजोए हुए हम लोग उत्तर प्रदेश में एक जगह है बदायूं, तो वहां पर बदायूं हम लोग पहुंचे और उनके सामने हम लोगों ने ये निवेदन किया कि हमारे पेरेंट्स ने कि ये बच्चा है आपके सुपुर्द करना चाहते हैं और इसको आप अपने शरण में लेके इसको संगीत की शिक्षा दीजिए। तो उन्होंने साहब 3 बार हम लोग को वहां से बदायूं से कानपुर हम लोग रहा करते थे, 3 बार हम लोग को वापस भेजा कि नहीं हमारी तो एज बहुत हो गई है और हम इस बच्चे की जिम्मेदारी अब नहीं ले पाएंगे। लेकिन जैसे कि हमारे मदर फादर ने भी ये ठान ली थी कि नहीं उस्ताद जी के ही शरण में इनको लाना है और उनसे ही इनको तालीम दिलवानी है। तो जब हम लोग तीसरी बार गए तो उनकी हिम्मत भी जवाब दे गई और वो हमारे मदर फादर की जो उनके प्रति जो श्रद्धा थी उसके सामने उनको झुकना पड़ा उस्ताद जी को। और उन्होंने कहा ठीक है, इसको हम इस बच्चे को परसों गंडा बांधेंगे। गंडे का मतलब कि वो एक कलावा होता है जिसको गुरु शिष्य परंपरा में गंडा सेरेमनी या गंडा 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 बंधन रस्म कहा जाता है। तो वो रस्म फिर हमारी 2 दिन बाद हुई और उसके बाद विधिवत हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य इसको हम कहेंगे कि उस्ताद निसार हुसैन खां साहब ने हमको विधिवत अपना शिष्य बनाया। और आज जो कुछ भी हम हैं वो उनकी दहरी, उनकी चौखट की जो मिट्टी है उसको छूने के बाद ही हमारी आज जो भी दाल रोटी है वो पक्की हो पाई। जी, तो जैसा कि आपने कहा तो गुरु और शिष्य की जो परंपरा होती थी उस जमाने में, तो आज के दौर में इसका क्या क्या प्रश्न है, आज है ये चीज? देखो राहुल, जमाना इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि वो ये प्राचीन परंपराएं जो थी वो लगा कि जैसे बहुत पीछे ऐसी छूटती जा रही हैं। गुरु शिष्य परंपरा का मतलब ये होता है कि गुरु जो है वो विधिवत किसी भी बच्चे को ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इसको आज से अपना शिष्य मानते हैं या शिष्य बनाते हैं। एक एक धागा बांध के उसको निशानी अपनी देते हैं और शिष्य जो है वो उस दिन से ये मानता है कि ये हमारे गुरु हैं और इनसे हमको शिक्षा लेनी है, बाकी इनके चलाए हुए रास्ते पर ही जीवन पर हमको चलना है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त जो गुरु शिष्य परंपरा का जो महत्व था वो ये था कि उसको कहते थे, एक शब्द होता था सीना बसीना तालीम, कि आमने सामने बैठ के तालीम देना और तालीम हासिल करना। और आज वो स्कूली परंपराएं हो गई हैं, कोई म्यूजिक के स्कूल होते हैं, म्यूजिक के टीचर होते हैं, वो गुरु या वो उस्ताद शब्द जो पारंपरिक शब्द थे वो कहीं नदारद हो गए हैं। हाँ, 40-50 बच्चे बैठते हैं, उनमें म्यूजिक टीचर बैठ के बताते हैं और उसमें कितना वो ग्रहण कर पाते हैं, जो शिष्य हैं, जो बच्चे हैं, कितना ग्रहण कर पाते हैं। तो वो परंपराएं अभी बहुत कम हो गई हैं और अगर उस परंपरा से हम लोग आज भी उनको कायम करके आगे चलेंगे तो मुझे लगता है कि भारतीय संगीत का आने वाले दिनों में बहुत भला होने वाला है। उन परंपराओं को हम लोग को आगे लाना होगा। कौन सी वो प्राचीन परंपराएं जो थी हमारी गुरु शिष्य परंपराएं, वो किसी भी विधा में, खासतौर से संगीत में तो बहुत ही उसका महत्व था, तो उसको हमको फिर से जीवित करना होगा। और हम इसमें व्यक्तिगत बड़े बड़े पंडित और उस्ताद जी हैं, वो अपने अपने स्तर पर बहुत प्रयास कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ावा भी दे रहे हैं। हम भी अपने व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करते हैं और इस विधा को जो परंपरा हमारे गुरुजी ने, परम आदरणीय गुरुजी ने हमको बताई है या सिखाई है, उन परंपराओं को आगे लेके चल रहे हैं। अब उसमें
कितना कामयाब हो पाते हैं ये तो वक्त बताएगा। जी। क्या मुझे 1 मिनट की मोहलत दे, 1 मिनट की मोहलत देंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। अगला सवाल ये है कि जैसे आज का जो दौर है, आज मैं आपके मैं पास। मैं इसमें एक बात, गुरु शिष्य परंपरा का जो जिक्र चल रहा था राहुल, हम्म, इसमें एक बात हम और कहना चाहेंगे जी कि गुरु व शिष्य, इसमें ये जो दो शब्द आते हैं, दोनों को कुछ चंद जो शिष्य हैं उनको कह लीजिए, कुछ तो शिष्य बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं, कुछ ऐसे शिष्य होते हैं जिनको लगता है कि बस हम जाएं और आज गुरु जी के पास शरण में उनकी गए और कल हमको गाना आ गया और परसों स्टेज पे चले गए या हम चले गए प्लेबैक सिंगर बन गए। तो ये मुझे लगता है कि ये बात ठीक नहीं है। पूरी जिंदगी हम लोगों ने, अपनी पूरी जिंदगी एग्जैक्टली, गवा दी, सही सही। 40 साल हमने गवा दी, 42 साल, हम्म, और कभी ये नहीं सोचा कि हमको अपनी जो सीमाएं हैं वो व्यक्ति को अपना भापना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी कुवत है, हम क्या कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। और कुछ बच्चे, बड़ा दुख है कि कुछ बच्चे ये देख नहीं पाते हैं और अपनी समीक्षा किए बगैर जो है वो आगे निकल जाते हैं। कोई मुंबई निकल जाता है, कोई बड़े बड़े शहरों में कि हमको प्लेबैक सिंगिंग करना है, हमको यहाँ नाम करना है, और वो अंततः कभी कभी ये होता है, क्योंकि सबको कामयाबी तो नहीं मिलती, जी होता ये है कभी कभी कि वो वापस मायूस होके, नाकामयाब होके अपने घरों को लौटते हैं और उनका बहुत वक्त जो है वो जाया हो चुका हो। सही। तो ये बच्चों को बहुत सावधान ऐसे रहना पड़ेगा, और हम जो गुरुजन हैं उनको भी बच्चों के प्रति बहुत जिम्मेदार। ईमानदारी बरतनी जी होगी। जी। हाँ, बहुत ईमानदारी बरतनी होगी। जो आ, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि बहुत कम गुरुजन ऐसे होंगे जो अपनी तालीम को पूरी तरह से शेयर कर पाते हैं। जी अगर आपने किसी को गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य बनाया है तो जो भी आपको आता है, आपको ये महसूस करना चाहिए कि आप उससे ज्यादा उसको, बच्चे को सिखा दें। हम्म, आप तो अपना अपना कल को आप अपना रिफ्लेक्शन उसके अंदर देखेंगे, अपने शिष्य के अंदर। वो जब आपसे अच्छा करेगा तब प्राउड फील आपका कर। ये जीवन जो है वो कामयाब जीवन है, आपका जीवन सफल है जी संगीतज्ञ के रूप में। तो हम गुरुजनों को भी बहुत इस बारे में सोचना होगा और मंथन करना होगा। जी। तो वो कौन से पैरामीटर होते हैं, कोई भी इंसान आपके पास पहली मर्तबा जब आता है संगीत सीखने के लिए या दीक्षा लेने के लिए, तो वो क्या चीजें होती हैं जिनको आप देखना चाहते हैं, या वो क्या तरीके होते हैं जब आप उसको ऐसा। देखिए, सबसे पहले तो ये है राहुल कि हमारे पास यदि कोई बच्चा आता है तो हम सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि उसके अंदर ईश्वर ने कितनी प्रतिभा दी है। संगीत हमारे पास यदि आएगा तो संगीत के ही विषय का बच्चा जी आएगा, जी तो उसको ईश्वर ने कितनी प्रतिभा दी है, और वो संगीत सीख सकता है कि नहीं सीख सकता है। और अगर सीख सकता है तो आगे बात की जाए, नहीं सीख सकता है तो वो वहीं पर उस हिस्से को रोक दिया जाए। जी। ये यहाँ पर भी गुरु जनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी होती है जी। मान लीजिए हमारे पास कोई बच्चा आया और उसने कहा कि हमको संगीत सीखना है, और हमने उसको सुना कि सुनो बेटा कुछ, और देखा कि उसके अंदर प्रतिभा नहीं है, और हमने उससे कह दिया कि वाह, बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह, तुम तो बहुत अच्छा गा रहे हो, बहुत नाम करोगे बेटा अपने पेरेंट्स का, जबकि वो ऐसा नहीं है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है, इस पर बड़ा मंथन होना चाहिए। संगीत का, भारतीय संगीत का भला जभी हो सकता है जब इस ओर बड़ी ईमानदारी की चाल चली जाएगी। जी ठीक है ना? जी। तो वो बच्चों को भी सोचना होगा और हम गुरुजनों को भी सोचना होगा। उसके बाद पहली बात तो ये हो गई
दूसरा फिर हम लोग देखते हैं कि कैसा उसके गले में कितनी कुव्वत है, कितना गा सकता है, उसके जो नोट्स, स्वर जो है वो कितने सच्चे लगते हैं, आवाज कितनी बेहतर है। ये सारी चीजें देख के अगर उसके अंदर सारे सर्वगुण संपन्न वो है, तो हम लोग उसको अपना शिष्य बनाने में कुछ हो नहीं है। हमको तो ये तो हमारा जुनून है एक, क्योंकि ये हमारा कोई व्यवसाय नहीं है, हमारा जुनून है कि जो हमने सीखा है अपने गुरुजनों से, वो अगर हम किसी को दे पाए, किसी बच्चे को के साथ शेयर कर पाए, और वो हमारे रहने पर, हमारे ना रहने पर वो रिफ्लेक्ट करता रहे हमारी आर्ट को, तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। इसलिए ये हमारा जुनून है कि हम अपनी जो कला है वो बच्चों में बांटें। क्योंकि दादा आप एक कलाकार भी हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि कलाकार के रूप में समाज के प्रति आपकी क्या संवेदनशीलता रही है, या कैसे? बहुत जरूरी, बड़ी अच्छी बात तुमने कही। कोई भी आर्टिस्ट किसी भी विधा से जुड़ा हुआ, उसकी कला में, उसकी आर्ट में, उसके संगीत में, मैं संगीतकार हूं तो संगीत की बात करूंगा, उसके संगीत में एक दर्द, एक एक कशिश जब भी आ सकती है जब वो व्यक्ति खुद समाज के प्रति, लोगों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो। और यदि कोई कलाकार संवेदनशील नहीं है, तो मैं निश्चित रूप से ये बात कह सकता हूं कि उसकी कला में वो असर नहीं होगा। अगर वो दूसरे का दर्द महसूस करता है, तभी उसकी कला में वो दर्द झलकेगा। ठीक है ना? तो संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। मैं तो बड़ा छोटा सा संगीतज्ञ हूँ, लेकिन अपने तौर पर जब कभी भी समाज में हमने देखा है कि कुछ दिक्कत है, और हम एक संगीतज्ञ के रूप में, समाज के एक व्यक्ति के रूप में कुछ कर सकते हैं, तो हमने हमेशा कोशिश की है। मुझे याद आता है 2001 में बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया था गुजरात में। आपको याद होगा, गुजरात में 2001, शायद संभवतः जनवरी 2001 की बात है। तो उस वक्त वो सारी खबरें सुन के, वो सारे वीडियोस देख के हम भी बहुत विचलित हुए थे और परेशान हो गए कि हमको क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उसी वक्त हमने फैसला किया कि हम एक एकल कार्यक्रम रखेंगे और उसमें कुछ धन जुटाएंगे। तो नेक्स्ट मंथ में हमने एक कार्यक्रम रखा लखनऊ में, जिसका शीर्षक रखा कि गुजरात भूकंप पीड़ितों की सहायता एक शाम। और उसमें तत्कालीन राज्यपाल उत्तर प्रदेश डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री जी थे, उनको हमने आमंत्रित किया और अपना वहां पर एकल गायन हमने रखा, उनके सामने अपना गायन किया। और उस कार्यक्रम से जो धन एकत्र हुआ था, वो 51,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट जो है वो प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए स्टेज पर हमने राज्यपाल महोदय को वो भेंट किया। उसके बाद 2003 में एक हमारा विदेश का दौरा हुआ, वो सरकारी दौरा था भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से। तो उसमें हमने जो दुनिया के निर्धन असहाय गरीब बच्चे थे, उनके लिए बहुत से तकरीबन आप ये समझिए कि 50 हमने चैरिटी शोज किए। और बहुत जो उन शोज का मैंने कोई भी पैसा नहीं लिया, वहां की लोकल जो संस्थाएं थी उन्होंने वो ऑर्गेनाइज किए, और हमने बिना किसी पारिश्रमिक के वो प्रोग्राम्स किए, और जो भी धन था वो उन संस्थाओं को देके आए, उन गरीब निर्धन बच्चों के लिए, कि उनकी कुछ सहायता हमारी तरफ से, जो भी एक व्यक्तिगत तौर पर छोटा सा एक समुद्र की एक बूंद की तरह थी वो, लेकिन जो भी हो सकता है वो हम करें। अभी जब कभी भी कोई बच्चा ऐसा आता है कि मुझे लगता है कि ये बच्चा सीखने काबिल है और ये कहीं किसी म्यूजिक स्कूल में या किसी गुरु के पास जाके पैसा देके नहीं सीख सकता है, तो हम उसको बुलाते हैं, उसको सिखाते हैं, बिना किसी उसके और
कहीं कहीं अगर उसकी जरूरतों के वो कुछ पूरा करने का हमको अवसर मिलता है तो वो भी हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो ये समाज में जो कुछ कुछ एक छोटी छोटी समाज के जो सरोकार होते हैं उनकी पूर्ति कहीं अगर हो पाती है तो हम करने की कोशिश करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर या एक संगीतज्ञ के तौर पर। बहुत अच्छा ये आपका कार्य था दादा। और दूसरी बात, एक चीज़ मैं यहाँ आपको मैं पूछना चाहूँगा कि आपके जीवन में संगीत से जुड़ी कोई घटना जिसे आप चाहते हो शेयर करना इस पे ऊपर? राहुल, अपना प्रश्न जो है दोहरा दो, थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया जी, हमको। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जीवन की कोई भी यादगार घटना जिसे आप शेयर करना चाहते हो। हाँ, नहीं यूँ तो बहुत सी, हम लोग संगीतज्ञ हैं तो बहुत सी हर दिन कुछ ना कुछ बड़ी यादगार चीजें हो जाया करती हैं हम लोग के साथ। लेकिन मुझे याद है कि एक बार साउथ अफ्रीका के दौरे पर हम थे, तो लेनिसिया एक शहर है, वहां पर एक सिटी है लेनिसिया। वहां पर हमारा कार्यक्रम रखा गया। तो उस दिन क्योंकि एक संगीत में एक कहावत है कि राग रसोई पागड़ी जो है वो कभी कभी बहुत अच्छी बन जाती है और कभी कभी नहीं भी बन पाती एग्जैक्टली, है ना। ये कहावत है और ये सच्चाई है कि कभी कभी हम भी बड़ा मूड बना के जाते हैं कि आज की महफिल में हमको बहुत अच्छा गाना है और आज तो हम इतना अच्छा गाएंगे कि आज शुरू करते ही लोग कह उठे कि वाह वाह क्या बात है भाई, कांतर जी सुभान अल्लाह। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, दुर्भाग्यवश कभी कभी नहीं हो पाता है। तो वो लेनेसिया की जो महफिल थी उस दिन राहुल कुछ मूड बन गया और ऐसा मूड बना कि उस दिन 4 घंटे हमारा गाना हुआ उस महफिल में। और करीब उसमें बहुत बड़ा प्रेक्षागृह था, करीब 5,000 लोग उसमें बैठे हुए थे। सौभाग्य से साउथ अफ्रीका के कई मिनिस्टर्स भी थे और भारतीय उच्चायुक्त शिवशंकर मुखर्जी साहब, जो संगीत के खुद भी बहुत शौकीन। तो एक गजल भी मैंने वहां पर ऐसी गाई जो अमूमन हम लोग 10, 5, 12 मिनट की गजलें गाते हैं, अगर उसमें बहुत गायकी अंग भी दिखाएंगे तो 14, 15 मिनट हो जाती है। लेकिन उस दिन वो गजल तकरीबन उस 4 घंटे में वो गजल जो है वो 28, 30 मिनट की वो गजल गाई। उसका मतलब था कि शाम को सुबह चमन याद आई, किसकी खुशबू बदन याद आई। ये गजल थी, एक मारवा राग में हमने इसको कंपोज की थी और वो वहां पर हमने सुनाई। तो 4 घंटे तक बड़ी जबरदस्त बेहतरीन महफिल चली। तो जब वो महफिल खत्म हुई है, भारतीय उच्चायुक्त साहब को कुछ बोलने के लिए कहा गया, वो आए। तो वो 2 शब्द उनके जो हैं, वो जो आपने प्रश्न किया तो उसी से जुड़ा हुआ ये जवाब है कि उनके 2 शब्द आज भी मुझे याद है। जब वो स्टेज पर बोलने आए तो उन्होंने कहा कि 4 घंटे हमने बैठ के गाना युगांतर भाई का सुना और इन्होंने मुझे या मेरी पत्नी को इतना मौका नहीं दिया उस बीच में कि मैं कभी आंखें खोल के इनको देख पाऊं और इनको दाद दे पाऊं उस 4 घंटे में। और आज मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जो ये आपका प्रेक्षागृह है, आज इनके संगीत ने, इनके स्वरों ने, इनके गायन ने इस प्रेक्षागृह को इबादतगाह बना दिया है। बहुत तो ये जो उनके शब्द थे वो आज भी मुझे, वो बाद में नेपाल के भी राजदूत बने और भी कई जगह के उनके फोन वगैरह आते रहे और बड़े प्रशंसक रहे वो हमारे संगीत के। तो उनके ये शब्द जो है आज भी हमको बड़ा प्रेरित करते हैं और इस एज में भी लगता है कि हमको ये शब्द जो है कहते हैं कि नहीं, अभी तो युगांतर सिंदूर तुमको बहुत कुछ करना है, आगे बड़ी लंबी पारी है, कुछ खेलना है। खैर पल का भरोसा नहीं है आगे क्या होता है, लेकिन उनके जब ये शब्द याद आते हैं तो मुझे भी लगता है कि नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है और आगे बहुत कुछ करेंगे। जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि गज़ल को आपने कंपोज किया, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एज़ ए कंपोज़र आप किस तरह कार्य करते हैं?
किस तरह चीज़ों को? कंपोजिटर के तौर पर हमारा वर्क तो शुरू से ही रहा है, क्योंकि जब से हमने क्लासिकल सीखा उस्ताद निसार हुसैन खान साहब से, जैसा कि अभी आपसे मैंने जिक्र किया, और वहाँ ख्याल गायकी की तालीम ली हमने। लेकिन उसके बाद जब हम वहाँ से सीख के दिल्ली आए तो हमने अपने आप को गज़ल गायकी की ओर मेरा रुझान हुआ और अपने आप को गज़ल गायकी की ओर मोड़ा। आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि बहुत कम ऐसे गायक हैं जिन्होंने शुरुआती दौर से कभी किसी की रिकॉर्डेड गज़ल नहीं गाई। उसमें से एक ये नाचीज़ बैठा हुआ है जिसने कभी किसी की गज़ल नहीं गाई। शुरुआती दौर से जब पहला कार्यक्रम किया तो अपने ही कंपोजिशन से शुरुआत की, और तब से लेके आज तक, आज भी जितनी देर स्टेज पर हम बैठेंगे, चाहे 15 मिनट गाएं, चाहे 4 घंटे गाएं, अपनी ही कंपोजिशंस गाएंगे। निवेदन कर देते हैं कि देखिए, हमसे कोई रिकॉर्डेड किसी की भी XYZ किसी की भी आप जिस रैंक में कहेंगे उस रैंक में हम सुनाएंगे, लेकिन हमारी सुनिए आप। सही है। तो बड़ा काम किया मैंने दुनिया में ही सभी जगह, अपने देश में और जो कंट्री से बाहर आर्टिस्ट हैं वो तमाम लोग हमारी कंपोजिशंस गाते हैं। बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं वो भी गा रहे हैं, और हमने भजनों की भी कंपोजिशंस किया है और गीतों को भी किया है, देशभक्ति गीत भी किए, सब कुछ किया। अब खास तौर से रुझान हमारा गजलों की तरफ ज्यादा है, तो गजलें मैंने बहुत ज्यादा कंपोज की हैं और तमाम लोग गाते भी हैं। हर ही रंग में हमने गजल बनाई। जी जी, बहुत खूबसूरत। एक बात आप हमें बताइए, आपने गुरु शिष्य परंपरा की बात की, तो आपने कहा कि कुछ शिष्य होते हैं जो हमें याद रहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपके कुछ प्रमुख शिष्य ऐसे हैं जिनको आप याद रखते हैं, जो आपके हमेशा आपके जहन में रहते हैं? हाँ, बहुत से शिष्य हैं हमारे। अगर देश की बात की जाए तो अभी एक बच्चा प्लेबैक सिंगिंग में भी है, सचेत टंडन। उसको बचपन से ही हमने गंडा बांध के गाना सिखाया। मृदुला चटर्जी दुबई में है, उसको गाना सिखाया गंडा बांध के। डॉक्टर सीमा भारद्वाज भातखंडे संगीत यूनिवर्सिटी में वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनको सिखाया गाना, अभी भी वो सीख रही हैं। हेमा दीक्षित जी हैं, 25 साल से गाना सीख रही हैं। डॉक्टर रोजी श्रीवास्तव करीब 25 साल पुरानी हमारी शागिर्द हैं। वो बीकानेर राजस्थान में वो डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं वो। तो इस तरह से तमाम लोगों को सिखाया। यहाँ नीलिमा दत्त हैं, उनको भी मैंने गाना सिखाया, वो भी बहुत अच्छा गाती हैं। बॉम्बे में सचेत टंडन म्यूजिक कंपोजर है, वो हमारा शागिर्द है। एक स्नेहा पांडे पूना, बहुत पुरानी स्टूडेंट है हमारी। और एक बच्ची लखनऊ की पूजा तिवारी। पूजा इस वक्त शायद चेन्नई में है, और मुझे बड़ी उम्मीद है और बिना किसी संकोच के हम कह सकते हैं कि शायद ये अपना एक अच्छा स्थान बनाएगी संगीत में। इस तरह से अब वो लंबी फहरिस्त है, अगर सबके नाम गिनाना बड़ा मुश्किल पड़ेगा और फिर वो वक्त आपका इसी में निकल जाएगा। तो संगीत की शिक्षा के विषय में हमने बड़ा लंबा चौड़ा काम किया है, और ईश्वर की कृपा रही, अगर उन्होंने वक्त दिया, जीवन दिया, तो जो भी हमको संगीत आता है वो आगे भी हम इसी तरह से बच्चों में बांटते रहेंगे। जो भी संगीत है उसको शेयर करते रहेंगे। आज के दौर में जो गजल गायकी है उसे आप कहाँ देखते हैं? गजल गायकी बहुत अच्छे दौर में है, और मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे निकल के आ रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि जो आज के दौर की जो गजल की गायकी है वो आप कहाँ देखते हैं, किस जगह खड़ी देखते हैं? बहुत ही अच्छे स्तर पर आज गजल गाई जा रही है, क्योंकि पहले की जो गजल गायकी थी, जब ये तो मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब हम लोग भी नहीं इस दुनिया में आए होंगे, तो वो बड़े सीमित दायरे की गजल गायकी थी। लेकिन फिर उसको बड़े चेंजेस आए उसमें। बेगम साहिबा आई, बेगम अख्तर साहिबा, उन्होंने एक अपना ट्रेडिशनल अंदाज लाया गजल गायकी का,
बहुत लोगों को भाया, उनका दुनिया में नाम है, देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में उनकी शोहरत है। और एक गजल गायकी की जब बात आती है तो उनका नाम, उनका जिक्र जरूर आता है। उसके बाद फिर मेहंदी हसन खां साहब, उस्ताद मेहंदी हसन खां साहब, जिनका गजल गायकी में बहुत बड़ा योगदान है। और वास्तव में गजल को हिंदुस्तान में मकबूल करने में और हिंदुस्तान में गजल के मायने बताने में, गजल को गायकी अंग में ढालने में वो उस्ताद मेहंदी हसन खां साहब का एक बड़ा योगदान है, जिसको इतिहास कभी भुला नहीं सकता है। तो हम लोग भी सब उनसे बहुत प्रेरित हैं, उनका सुन सुन के हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा उनसे, और बहुत बड़े गजल के बहुत बड़े उस्ताद हैं। बाद में तमाम लोग आए, नाम नहीं लेना चाहूंगा, तमाम लोग आए और गजल की मकबूलियत बढ़ती रही और आज भी लोग गा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो जमाना जो था और जो आज का जमाना है, तो आज गजल बहुत मुश्किल गायकी गाई जा रही है और बच्चे बहुत ज़हीन निकल के आ रहे हैं और अच्छी गायकी गा रहे हैं। और हम इसके लिए आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसको बधाई देते हैं, बधाई देना चाहेंगे कि वो वाकई अगर गजल को ऐसे ही लेके चलते रहे तो आगे इसका भविष्य जो है बहुत उज्जवल है इस गायकी का। भविष्य को लेके आपके पास क्या योजनाएं हैं, अगर मैं पूछूं तो आने वाले वक्त के लिए? अब इस उम्र के इस पड़ाव में हम भी हैं कि अब आगे के बारे में सोचने का मन करता है कि आगे क्या करना है, क्योंकि वक्त, काम करने का, एक्टिव रहने का वक्त अब थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। तो हमारी बड़ी ख्वाहिश है राहुल कि गजल यूं तो देश में शास्त्रीय संगीत के लिए और डांस के लिए तमाम इंस्टीट्यूट वगैरह खुले हुए हैं और तमाम सिखाया जाता है, लेकिन पर्टिकुलर गजल गायकी के लिए कोई बहुत पुख्ता कोई एक ऐसा संस्थान नहीं है जिस पर कोई काम हो रहा हो, वहाँ गजल के बीज बोए जा रहे हो और बहुत निकल के आ रही हो। ऐसी कोई अभी तक बहुत पुख्ता काम हुआ नहीं है। तो मेरा मन करता है कि जब मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊं अपनी और जिम्मेदारियों से, तो गजल के लिए कुछ काम हम करें, देश में भी करें और बाकी हम विदेशों में भी कुछ उसकी शाखाएं जो है वो कायम करें और उस पर हम खुद काम करें। हमारे शिष्य मंडली के जो बच्चे हैं जिनको हमने उस काबिल कर दिया है कि वो शिक्षा दे सकते हैं, वो जाके वहाँ काम करें। तो ऐसा मेरा मन है और ऐसा विचार है। अब आगे कितना वो संभव हो पाता है ये ईश्वर जाने। बहुत बहुत शुक्रिया दादा आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया और बातों का सिलसिला हम यहीं पे खत्म करते हैं आज का। और अगर मैं चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि कोई अगर संदेश आप नए बच्चों को देना चाहें, जो लोग संगीत के उसमें आना चाहते हैं, या कुछ भी जो आप बताना चाहें। नए बच्चों के लिए मेरी यही राय है कि एक तो पहले वो अपने अंदर अपनी खुद समीक्षा करें, ये देखें कि उनके अंदर ईश्वर ने वो प्रतिभा, वो देन दी है कि नहीं कि वो संगीत कर सकते हैं। तो पहली शर्त यही है, अगर ईश्वरी देन है तब तो वो संगीत को आगे बढ़ाएं, नहीं है तो अपना टाइम, अपना वक्त जाया ना करें और पढ़ाई में और कहीं किसी हुनर को सीख के वो अपना वक्त निकालें। और जो बच्चे वाकई जो बच्चे कर रहे हैं, जो संगीत में कुछ कर सकते हैं, जिनको ऊपर वाले ने बख्शी है वो प्रतिभा, वो जमकर मेहनत करें, एक गुरु के ऊपर केंद्रित हो, एक गुरु जी को की शरण में जाए, उन 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 पर पूरा विश्वास करें। क्योंकि आजकल ये भी बड़ी दिक्कत है कि एक शिष्य जो है वो साल में 1 दर्जन गुरु बदल देता है, तो ये अपने आप में भी बड़ी दिक्कत है। उसको लगता है नहीं ये नहीं, आगे बढ़ो, शायद अगले चौराहे पे कोई अच्छा गुरु मिल जाएगा। तो एक के ऊपर कहीं आपको आंख बंद करके विश्वास करना होगा। शायद आप जिसको समझ रहे हैं कि ये हमको कुछ नहीं दे पाएगा, शायद उससे ही आपको जीवन का बहुत बड़ा कोई सार मिल जाए, उन गुरु से ही। तो आप
कहीं एक जगह टिकिए, सीखिए, मेहनत करिए और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। जी जी दादा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो ये थे उस्ताद युगांतर सिंधु जी, जो कि एक सुप्रसिद्ध गज़ल गायक हैं। और इसी के साथ हम बातचीत का सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नए कलाकार के साथ अगले